वेलकम टू दिस वीडियो। सो क्लैट एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा पास आ रही है। 3 दिसंबर जो है धीरे धीरे करके इतना पास आते जा रहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि टाइम किस तरीके से निकल रहा है। सो बेसिकली आई होप सब लोगों ने अब तक मॉक टेस्ट जो है वो देना स्टार्ट कर दिया होगा। बिकॉज हमेशा से हम सुनते आए हैं कि क्लैट एग्जामिनेशन जो है ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, और अगर इसको क्लियर करना है तो भाई साहब आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने ही होंगे ताकि आप टाइम मैनेजमेंट सीख सको एंड साथ ही साथ आपको समझ में आए कि किस तरीके के डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट सवाल ये आता है कि मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद सब लोग बोलते हैं मॉक टेस्ट एनालिसिस करो, बट कैसे करें ये मॉक टेस्ट का एनालिसिस? समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए। और कुछ लोग स्टूडेंट्स जो है हमेशा उन्हें लगता है कि सारे लोग बोलते हैं मॉक टेस्ट एनालिसिस में 1-2 घंटा निकल गया, दोस्त बोल रहा है इतना टाइम निकल गया। बट हम जब करने को बैठ रहे हैं तो हमारा तो 10-15 मिनट में मॉक टेस्ट का एनालिसिस पूरा खत्म हो जा रहा है। तो कहाँ पे गड़बड़ हो रही है? और इस वक्त तक अगर आप लोगों ने 5-10 मॉक्स दे दिए हैं बट उसके बावजूद आपका मार्क्स इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, आप वहीं पे उसी मार्क्स का रेंज में अटक गए हो मॉक टेस्ट में, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है कि किस तरीके से हमें मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज करने हैं। रिमेंबर गाइस, कंसेप्ट को समझने के अलावा जब हम कोई चीज प्रैक्टिस करते हैं तो वो प्रैक्टिस में कहाँ पे हम रॉन्ग गए, राइट गए, ये भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ये मॉक टेस्ट एनालिसिस करने से हमारा जो क्लैट का मॉक टेस्ट का स्कोर है वो कैसे यूं शूट अप होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट इस टॉपिक में मैम आप क्या क्या डिस्कस करने वाले हो अभी से बता दो ताकि हमें समझ में आए और उस प्रकार से जो है हम लोग एनालिसिस के लिए प्रिपेयर्ड रहे कि क्या करना है, कैसे करना है करके। सो एनालिसिस कब करना है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन द वर्ल्ड वांट्स टू नो, इंडिया वांट्स टू नो कि एनालिसिस कैसे करें, ये डिस्कस करेंगे। कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, एंड लास्ट में भाई एग्जाम पास में आ रहा है तो मोटिवेशन तो लगेगा ही ना क्लैट एग्जाम के लिए। बिकॉज इतना सारा सिलेबस है, इतनी सारे करंट अफेयर्स है, इतना दिन रात पढ़ाई है, वो भी बोर्ड्स के साथ मैनेज करना है, तो वही मोटिवेशन तो थोड़ा सा बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि मैम एग्जाम का एनालिसिस कैसे करें। सारी चीजें करने से पहले ध्यान रखिएगा, क्लैट एग्जाम क्लियर करके दिखाना है, आपका ड्रीम एनएलयू में जाना है। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप जो है एनालिसिस कब करना है। रिमेंबर गाइस, आप लोग एडवोकेट बनने वाले हो फ्यूचर में, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स बनने वाले हो फ्यूचर में, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली काम करना होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ब्रेक लेके करते रहेंगे। आप इस वक्त एक ऐसे स्टेज पे हो जहां पे आपने अपना करियर जो है वो डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या करना है और क्या बनना है लाइफ में। एंड दिस इज समवेयर जहां पे आपका टाइम जो है वो बहुत ज्यादा क्या होता है गाइस, यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, लगता है प्रेपरेशन के लिए भी, क्योंकि फ्यूचर में आपको लॉन्ग वर्किंग आवर्स जो है वो फेस करने होंगे। समझिए आपको कोई केस आ गया, अब वो केस में आप अपने क्लाइंट को तो नहीं बोल सकते ना भाई थोड़ी टाइम रुक जाओ, अभी मैं बहुत काम करके थक गया हूँ। लेटर से अगर अर्जेंट बेसिस पे किसी का बेल करवाना है तो ये तो नहीं बोल सकते ना भैया आप 2 दिन के बाद आओ, तब तक जेल में बैठे रहो। दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो ये क्लैट एग्जाम जो है गाइस, इट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ योर करियर एज अ लॉयर। तो यहाँ पे इस वक्त एग्जाम जब इतने क्लोज है तो ज्यादा ब्रेक के लिए वेट ना करें। मैम आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ब्रेक नहीं? हमेशा सब लोग बोलते हैं कि ब्रेक ले लो, माइंड फ्रेश हो जाएगा, आप जो है रीस्टार्ट कर पाओगे। द थिंग इज कि मॉक में आपने कौन सा आंसर क्यों मार्क किया है, क्या सोच के मार्क किया है, वो आपको उसी वक्त तक याद रहेगा। बिकॉज हम सबको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो है ही है, ठीक है? तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जब हम एनालिसिस कर रहे हैं इमीडिएटली मॉक टेस्ट के बाद ही हम लोग कर ले, बिकॉज हमें याद रहेगा कि कौन सा आंसर क्यों मार्क किया था, क्या सोच के मार्क किया था, और किस तरीके से हमने कौन सा लॉजिक जो है वो यूज किया था। हाँ, अगर बहुत ज्यादा थक गए हो इनिशियली, अभी जस्ट बिगिनिंग है आपका मॉक टेस्ट सॉल्व करने का, तो आप 10 मिनट का जो है वो ब्रेक ले सकते हो मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद, बट उसके बाद इमीडिएटली स्टार्ट करना है हमें। अब जो है अगर हम देखें
तो क्लैट एक चीज इसी वक्त दिमाग में बिठा के चलो कि क्लैट आपका नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा है, वो टेस्ट कर रहा है कि आप क्या टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो टेस्ट कर रहा है कि क्या आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो टेस्ट कर रहा है कि एक साथ आप बहुत सारी चीजें जो है वो याद रख पा रहे हो कि नहीं रख पाए हो, बिकॉज दिस इज जस्ट अ ट्रेलर ऑफ योर फ्यूचर एज योर लॉयर। बिकॉज आपको लॉयर जो है, जब अच्छा लॉयर बनना है, टॉप लॉयर बनना है, तो ये सारी स्किल्स आप पे होने ही चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कि मॉक टेस्ट एनालिसिस करें कैसे, द मेन रीजन व्हाई वी आर वॉचिंग दिस वीडियो। तो सबसे पहले याद रखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें नोट डाउन करने हैं, दैट इज करेक्ट आंसर्स, रॉन्ग आंसर्स कितने गए, वीक टॉपिक्स एंड लिस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक। सबसे पहले तो याद रखिए एक हम लोग जो है सेक्शन बना लेंगे सारी सब्जेक्ट्स वाइज, दैट इज इंग्लिश, जीके एंड करंट अफेयर्स, लीगल, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स दैट इज क्वांटम। कॉलम बना लेंगे एंड इस कॉलम में राइट एंड रॉन्ग लिख लेंगे, कितने राइट आंसर्स गए कितने रॉन्ग आंसर्स गए, सारे सब्जेक्ट्स के हम लोग इसी प्रकार से जो है वो कॉलम बना लेंगे। एंड उसको फिर टोटल कितना सॉल्व किया वो लिखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये दोनों का सम जो है आपका क्या होने वाला है, टोटल होने वाला है। सो इवन इफ वी डोंट राइट दिस वी कैन सेव आवर टाइम विद दिस, ऐड वगैरह करने का हमें जरूरत नहीं है। तो कितने राइट और रॉन्ग है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ये रेडी रखना है। और फिर हम लोग जो है सेक्शन वाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, एक एक सेक्शन वाइज जाएंगे। अब सबसे पहले नोट डाउन करेंगे कि हमारे करेक्ट आंसर्स कौन से। सी गाइस, जो करेक्ट आंसर्स होते हैं करेक्ट दो रीजन से जाते हैं। ठीक है, एक जो है हमने तुक्का मार दिया है, तुक्का मतलब कि हम लोगों ने क्या किया है, गेस वर्क कर लिया है और वो क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, थैंकफुली वो राइट हो गया, हमेशा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और दूसरा ये है कि हमने उसको अंडरस्टैंड करके जो है वो सॉल्व किया है, उसका आंसर किया है और फिर वहां पे वो हमारा राइट हो गया। अब अगर ये सिचुएशन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम खुश, आप भी खुश, सब खुश। ठीक है, बट अगर तुक्का मारा है और अगर राइट किया है मतलब यहाँ पे गड़बड़ है। तो यहाँ पे गड़बड़ है मतलब कि जो तुक्का मारा है और राइट किया है इसके आपको क्या करने हैं, आंसर्स जो है वो चेक कर लेने हैं विद एक्सप्लेनेशन कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है। काफी बार कुछ सब्जेक्ट्स में रीजनिंग में, टेक एन एग्जांपल, लीगल, एलआर एंड इंग्लिश में काफी बार ना रीजनिंग की जरूरत पड़ती है। तो इसमें हो सकता है कि आपने कोई और रीजन सोचा और आंसर तुक्के में मार्क कर लिया और वो राइट चला गया, बट एक्चुअली में वो उसका करेक्ट रीजन नहीं था वो आंसर राइट जाने का। इसीलिए एक्सप्लेनेशन को पढ़ना इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है। नेक्स्ट गो थ्रू करिए कि इनकरेक्ट आंसर्स आपके कौन से हैं। अब आंसर जो है वो बहुत सारे रीजंस की वजह से इनकरेक्ट जाता है। ठीक है, अब पहला रीजन जो है ये हो सकता है कि हमें उस कंसेप्ट के बारे में ही जो है वो पता नहीं था, कंसेप्ट नहीं पता है इसीलिए हमारा आंसर जो है वो रॉन्ग चला गया। हो सकता है कि हम लोगों ने सारे ऑप्शंस जो है रीड नहीं किए, अब स्टार्टिंग के एक दो देखे हमें लगा हाँ यही सही है, मेरे दिमाग में भी यही आया था, तो हम वही जो है वो मार्क कर लेते हैं। बट एक्चुअली में शायद आपने ए और बी में से मार्क कर लिया, ठीक है, आपने ए मार्क कर लिया, पता चला आंसर सी है। अगर आप सी रीड करते तो डेफिनेटली आप सी आंसर ही मार्क करते। तो ये आपका क्या हो गया, सिली मिस्टेक हम इसको बोल सकते हैं, या तो एक ऐसा मिस्टेक जो आपने घाई गड़बड़ी में पेपर का टाइम मैनेजमेंट करने में करी। तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट रॉन्ग नहीं है, यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा फास्ट फास्ट करने के चक्कर में कुछ चीजें स्किप की और इसीलिए आपका आंसर जो है वो रॉन्ग चला गया। फिर हो सकता है कि आपने क्वेश्चन जो है वो प्रॉपरली रीड नहीं किया, मतलब कि काफी सारे क्वेश्चंस में देखिए पूछा जाता है एक्सेप्ट करके वर्ड होता है, या फिर तो विच वन इज नॉट अ करेक्ट आंसर और विच वन इज ओनली करेक्ट आंसर, ये वाले कुछ जो कीवर्ड्स है हम लोगों ने क्या कर दिए, मिस कर दिए और उस हिसाब से हमने आंसर जो है वो मार्क कर लिया, इसीलिए हमारा आंसर रॉन्ग चला गया। अगर हमने क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ा तो हम करेक्ट आंसर इजिली मार्क कर सकते थे।
नेक्स्ट हो सकता है कि जीके करंट अफेयर्स में स्पेसिफिकली ये हो सकता है कि हमें उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था। टेक एन एग्जांपल, आपको पूछा गया है ऑस्कर्स के बारे में, अब आपको पता ही नहीं है ऑस्कर्स इंडिया में से कौन जीता, ऑस्कर्स ये अवार्ड जो है कब स्टार्ट हुए थे, किसने स्टार्ट किए थे। सो दिस इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर हो सकता है कि आपने रीजनिंग या तो बेसिकली जो लॉजिक है वो लगाने में आप क्या हो गए, गलत हो गए, इसीलिए आपका आंसर जो है वो रॉन्ग चला गया। आपको कंसेप्ट पता है, आपको रूल्स पता है, आप समझ भी गए टॉपिक के क्या है, बट आपका जो लॉजिक था जो आपने यूज किया था वो आपका क्या हो गया, रॉन्ग चला गया। तो यहाँ पे ये चीजें जो है हमें नोट डाउन करती जानी है कि कैसे। काफी बार हो सकता है कि हमने कोई तो सिली मिस्टेक कर दी। सिली मिस्टेक का मतलब है कि मैंने क्वेश्चन पेपर में तो मैम ए आंसर ही करेक्ट किया था, बट ना गलती से ओएमआर में मार्क करते करते ना मैंने बी मार्क कर दिया। अब भले ही करेक्ट आंसर ये था, बट आपका चेक कौन सा होने वाला है, ओएमआर शीट का ही होने वाला है। तो यहाँ पे दिस वाज अ सिली मिस्टेक, तो आपको ये वाली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। काफी बार कुछ बच्चे ना सर्कल करने के बाद, ओएमआर शीट में सर्कल करने के बाद ना उसको कैंसिल करते और दूसरा मार्क करते। गाइस, इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली बोला गया है अगर ऐसे तरीके से मार्किंग हुआ है देन दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो आपका आंसर भले ही राइट था ये वाला, बट ये आपका चेक ही नहीं होगा। सो मेक श्योर कि आप लोग ये मिस्टेक भी जो है वो नहीं कर रहे हो। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है, काफी बार ना कुछ कुछ टॉपिक्स हम लोग भूल जाते हैं, ये स्पेसिफिकली जीके करंट अफेयर्स में होता है, दैट आई फॉरगॉट व्हाट वाज द आंसर। मैंने रीड किया था बट मुझे उस वक्त पेपर सॉल्व करते वक्त ना याद नहीं आ रहा है, पता नहीं का क्या था। तो अप्रोक्सीमेट शायद ये था, बट आपने सोचा कि चलो हम रिस्क लेके मार्क कर देते, फिर जैसे करेक्ट आंसर आपने देखा तब आपको आपका ट्यूबलाइट जो है वो चमक गया, अरे हाँ भाई ये तो ये वाला आंसर था और गलती से मैंने वो मार्क कर दिया। तो अब ऐसे वाले सिचुएशन में हमें यहाँ पे क्या करना है, रिमेम्बर प्रैक्टिस रीडिंग, दैट इज रिविजन की जरूरत जो है वो पड़ती है। सो ये रीजंस होते हैं कि आपके आंसर रॉन्ग क्यों गए। सी गाइस, रॉन्ग जाना इतनी बड़ी बात नहीं है कि यार मेरे आंसर्स ज्यादा रॉन्ग जा रहे हैं, दूसरों के कम जा रहे हैं, या मेरे ही आंसर्स क्यों रॉन्ग जा रहे हैं। दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न गाइस। मैटर ये है कि रॉन्ग क्यों जा रहा है, ताकि आपको आपकी मिस्टेक पता चले और फिर आप अपनी मिस्टेक को उसको करेक्ट कर पाओ। तो इट इज नॉट अपसेट होने का कोई चीज नहीं है कि यार क्यों रॉन्ग जा रहा है। फाइंड आउट करो कि क्यों क्यों क्यों, व्हाट इज द रीजन, इन रीजंस में से है, उस हिसाब से उसको रेक्टिफाई करो। अगर कंसेप्ट में गड़बड़ है तो कंसेप्ट को रीड कर लो, उसको प्रैक्टिस भी कर लो, एंड उसका क्या करो, रिविजन भी किया करो। एंड सारे ऑप्शंस रीड नहीं किए तो फिर वो खुद को बोल दो यार ये गलती हो गई, सारे ऑप्शन अब से रीड करने पड़ेंगे, अब से ये मिस्टेक नहीं होगी। तो आपका डेफिनेटली जब आप ये एरर नेक्स्ट टाइम जो है वो नहीं करोगे, डेफिनेटली स्कोर इंक्रीज होगा ही होगा। क्वेश्चंस जो है अगर आप रीड नहीं कर रहे हो प्रॉपरली, तो क्वेश्चन जब रीड कर रहे हो तब जब इन वर्ड्स के अक्रॉस आए तब उसको अंडरलाइन किया करो ताकि आपको तुरंत पता चल जाए। अगर भूल जा रहे हो तो रिविजन और प्रैक्टिस किया करो। इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कौन सी बड़ी बात है, इन्फॉर्मेशन जान लेंगे, हम भी कर सकते हैं यार, इन्फॉर्मेशन रीड कर लेंगे। तो इन्फॉर्मेशन रीड कर लो एंड फिर रीड करने के बाद उसका क्या कर लो गाइस, रिवीजन भी कर लो ताकि आपको एग्जाम तक याद रहे। अगर रीजनिंग या लॉजिक में कहीं पे तो गड़बड़ हुई है तो वो करेक्ट आंसर जो आपका एक्सप्लेनेशन होगा, वो एक्सप्लेनेशन जो है वो पढ़ लो, समझ में आ जाएगा कि क्यों कौन सा आंसर राइट है। और सिली मिस्टेक्स, ऐसी वाली मिस्टेक्स है तो आराम से किया करो, घाई घाई ज्यादा मत किया करो, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इनकरेक्ट आंसर ज्यादा है, रॉन्ग आंसर ज्यादा है कंपेयर टू राइट आंसर्स, ये लेके टेंशन नहीं लेना है। जैसे ये प्रॉब्लम्स पता चल गई, ये प्रॉब्लम्स को जिस दिन आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया ना गाइस, समझ लो कि आपका मॉक टेस्ट में आराम से 10+ मार्क्स इंक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी मिस्टेक्स समझ गए हो और अब आप उसको क्या करने वाले हो, जो है रेक्टिफाई करने वाले हो। नेक्स्ट स्टेप होता है कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जो आपने अटेम्प्ट किए बट रॉन्ग गए। बेसिकली यहाँ पे आपका लॉजिक जो है वो रॉन्ग चला गया।
तो एक ही टिप है गर्ल्स उसके लिए, जो एक टॉपिक, जो भी टॉपिक्स आपके रॉन्ग जा रहे हैं उसकी ना एक प्रॉपर तरीके से लिस्ट जो है वो बना दिया करो कि किस तरीके से आपके टॉपिक्स रॉन्ग जा रहे हैं। टेक एन एग्जांपल, अगर आपका कोई सेक्शन जो है पर्टिकुलरली वीक है, अगर आपको जो है जीके करंट अफेयर्स का सेक्शन में तकलीफ हो रही है, तो ट्राई टू फाइंड आउट अब मैं इसको सुधारूं कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ही चीज जो है वो करनी है। लेटेस्ट से जीके करंट अफेयर्स में आपका जो है स्पोर्ट्स कैटेगरी बड़ा वीक है, तो इसको स्ट्रॉन्ग कर लो। जो स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज आ रही है उसको और अच्छे से सॉल्व किया करो। लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल, लीगल में आपका रीजनिंग स्किल्स जो है यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, तो यहाँ पे आप क्या करो, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स, लेटेस्ट से उसमें कोई तो की टर्म या तो लीगल टर्म अगर यूज किया गया है तो वो एक दो बार समझ लो कि कौन सी चीजें होती है। जहां जहां पे जो जो टॉपिक्स आपने समझ के मार्क किए बट रॉन्ग गए, इसका आंसर मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने इसमें अपना क्या इन्वेस्ट किया था गाइस, टाइम इन्वेस्ट किया था, और फिर वो आंसर आपका रॉन्ग गया है। तो इसीलिए ये फाइंड आउट करना जरूरी है कि कौन से टॉपिक्स रॉन्ग जाए। एक यहाँ पे लिस्ट बना दिया करो जहां पे आप जिन टॉपिक्स में वीक हो, या तो जो आपके लिए क्या बन जाता है, टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है। अगर कोई टॉपिक आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग है, यूजुअली बच्चों को एलआर एंड कॉन्ट में ये प्रॉब्लम होती है, कॉन्ट दैट इज मैथ्स में ये प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करना है, मोर नंबर ऑफ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस करते वक्त क्या करना है, एक साथ सिर्फ 5 या 10 एमसीक्यू सॉल्व करने से नहीं होगा गाइस, एक साथ कम से कम जो है 30 एमसीक्यू सॉल्व किया करो, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट का वेटेज है वो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस का जरूरत लगेगा ही लगेगा। सो मिनिमम ट्राई करो वन टाइम पे 30 एमसीक्यू सॉल्व करो, और इसमें क्या करो, टाइमर लगा के करो, ताकि आपको समझ में आएगा कि आप कितना ज्यादा टाइम ले रहे हो। धीरे धीरे करके ना टारगेट सेटअप करो। ठीक है, टारगेट सेट करो कि लेटेस्ट से मैं जब पहली बार 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू टेक 40 मिनट्स। ओके, फिर नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू टेक 35 मिनट्स, नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू टेक 30 मिनट्स, नेक्स्ट टाइम उससे और कम ट्राई करो, बिकॉज एग्जाम में 1 क्वेश्चन इज ओनली अलाउड फॉर 1 मिनट। यही है ना 120 क्वेश्चन एंड 120 मिनट्स, इसीलिए ये चीज का क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। एंड जो भी फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स है, कुछ डेफिनेटली ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमेशा पूछते हैं, वो टॉपिक्स का ना एक नोट किया करो जहाँ पे आप वीक हो, और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स है उसको अच्छे से नोट डाउन किया करो, और उसका बार बार क्या किया करो, रिवीजन जो है वो किया करो, बिकॉज रिवीजन करने से आपकी वो चीजें जो है और ज्यादा क्या हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी। एंड द लास्ट पार्ट इज गाइस, प्लीज डू नॉट लूज द कॉन्फिडेंस। हम लोग कब से मॉक टेस्ट अपीयर कर रहे हैं, बट मॉक टेस्ट का स्कोर ऐसा है कि बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। रिमेंबर गाइस, आप मॉक टेस्ट अपीयर कर रहे हो ताकि आपका स्कोर क्या हो, इम्प्रूव हो। आपको खुद में से कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं आ रहा। आप इस वक्त एक लर्निंग स्टेज पे हो जहां पे आप खुद को इवॉल्व कर रहे हो, ट्रायल एंड एरर कर रहे हो, कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट है, किस तरीके से मैं टाइम मैनेज करूं, कौन सी टॉपिक्स मेरी वीक है स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज नॉट योर स्कोर, ये आपका स्कोर नहीं है। आपका स्कोर 3 दिसंबर को एग्जाम देने के बाद आने वाला है। ये उस स्कोर, आपका ड्रीम कॉलेज का जो स्कोर है वो लाने की तैयारी चल रही है, और तैयारी में तो ट्रायल एंड एरर मेथड्स तो होने ही वाले हैं। तो वही चीज आपका यहाँ पे हो रहा है। सो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ये चीज मेक श्योर करिए कि जितनी गलतियां करनी है ना, यहाँ पे कर लो, एक नहीं 100 गलतियां कर दो, एंड उस गलतियों को रेक्टिफाई कर लो, और उसके बाद जो आपको रिजल्ट दिखेगा वो कहने लायक होगा। सो डू नॉट लूज कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। ठीक है, so do watch this video and like this video and share it with your all the CLAT aspirants. बी एडुकेयर एक एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट है जो आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करवाता है। हमारी कोचिंग क्लासेस जो है वो डोंबिवली, घाटकोपर, दादर एंड ऑनलाइन में सिचुएटेड है। आप इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या इस मास्टर कांटेक्ट पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, एंड डू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम।